के नौकरी का वादा था, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? लेट्स आस्क सुरेश चंद्र राजन जी, इसके ऊपर जरा ज्यादा रोशनी डालेंगे। सुरेश चंद्र राजन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कल मैच देख रहे थे क्या? जी सर। मैच देख रहे थे? जी सर। जी तो फिर मैच के बाद आपने क्या किया सर? बाकी सब लोग तो बहुत डिप्रेस हो गए, सबका दिल टूट गया, सब बहुत सैड हो गए सर, उदास हो गए सब लोग। एज ए स्पोर्ट्समैन हमें जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करना चाहिए सर। जी। थ्रू आउट वर्ल्ड कप का अगर आप देखोगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था भारतीय क्रिकेट टीम ने। तो खेल में एक आध दिन ऐसा खराब होता है तो उसे मुझे ऐसे लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। मिस्टर सुरेश चंद्र राजन ऑलवेज वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी मैच्योर्ड इन हिज एंटायर अप्रोच। यहाँ पर सर मोदी साहब ने, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार बुलाया था हाल ही में। तो राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर खुद एक मजाक कर दिया। वो कहता भाई मैं तो ऐसे शब्द मैं तो ऐसे शब्द मोदी जी के लिए इस्तेमाल करूंगा नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो सुरेश चंद्र राजन जी, इससे क्या प्रतीत होता है आप जरा बताएं। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ, मुझे सुनने नहीं है आपका सवाल। दोबारा बोलूं सर, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर। ओ मोदी जी ने राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार बुलाया, तो राहुल गांधी जी ने उसको मजाक में डालते हुए ये कहा कि ऐसे शब्द मैं तो मोदी जी के लिए इस्तेमाल कर नहीं सकता, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूं? आप बताएं सर। सर मोदी जी की सोच है ना, तो सोच को लेकर जी मतलब उनकी कीव आ जाती है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से वो किसी के ऊपर भी इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, जो उनके साथ है उनके साथ इस तरह की बयानबाजी नहीं होती, लेकिन जो ऑपोजिशन में है, जैसे नीतीश कुमार को भी लेकर उन्होंने कई बार अभी टिप्पणी की, चंद्रबाबू नायडू को लेकर उन्होंने कई बार गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो मोदी जी जो उनके साथ नहीं है उनके ऊपर इस तरह से प्रहार करते हैं। और राहुल गांधी जी का नेचर है सर, आपने देखा होगा संसद भवन में भी उन्होंने जब राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत सारी आलोचना किया गया, उसके बाद भी उन्होंने जाकर नरेंद्र मोदी सिंह को गले लगाने की कोशिश की थी। उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के सारे नेता कार्यकर्ताओं ने बड़ी आलोचना की थी और उनको ट्रोल करने का काम कर रहे थे। तो इससे एक साबित है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है और या कांग्रेस जो विचार लेके चलती है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, यही सोच के कारण राहुल गांधी जी ने ये भूमिका है और उनकी यही सोच है सर। सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आगे जाकर कहा कि मोदी साहब अपने आप को ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, और सेम प्लेटफॉर्म पे बोलते कि मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता हूं, बोले कि सबसे बड़ा जो तबका है वो गरीबों का तबका है और मैं गरीबों के लिए काम करता हूं। तो राहुल गांधी जी ने ये पूछा तो फिर आप अपने आप को ओबीसी प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हो? व्हाई आर यू? आप डिवाइड के पॉलिसी अपना रहे हो, राहुल गांधी जी का कहना, आप डिवाइड कास्ट को ऑन डिविजन ऑन कास्ट बेसिस आप करते हो, मगर कोई किसी को बेनिफिट नहीं देते, ओबीसी को बेनिफिट नहीं दिया, राहुल गांधी जी का चार्ज है। तो इसमें कितना सच्चाई है सुरेश चंद्र राजन जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा मोदी जी के बारे में? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब से ओबीसी के अधिकारों की बात का मुद्दा उठाया है, उसके बाद मोदी जी को मैं ओबीसी हूं या ओबीसी समाज का एक कार्यकर्ता, एक आम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है, इस तरह की स्टेटमेंट पूरे देश के सामने करनी पड़े। उससे पहले उन्होंने कभी भी ओबीसी समाज का जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ओबीसी समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उनको उनके अधिकारों को दूर रखा जा रहा है, इसके ऊपर जब कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, उसके बाद मोदी जी चले जाके ओबीसी का मुद्दा लेकर अभी चुनाव प्रचारों में भी ओबीसी हो, दलित हो, उनके अधिकारों की बातें कर रही है। लेकिन हम सबको एक बात समझ में लेनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी जिस फैक्ट्री से आते हैं वो आरएसएस की फैक्ट्री में आते हैं और वहां पे ये लोग जाति धर्म को लेकर
समाज को विभागना चाहते हैं, समाज में दूरियां निर्माण करने का सोच लेकर काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी राजनीतिक उनका जो फायदा उठाने के लिए या राजनीति में आज लोगों के सामने जाते हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि ओबीसी समाज के अधिकारों के ऊपर बात करो, ओबीसी समाज को न्याय देने के लिए काम करो, और इन सारे बातों से बचने के लिए बार बार हम ओबीसी के लिए क्या क्या आरएसएस और बीजेपी करता है उसका उदाहरण देने के लिए खुद से शुरू करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा आज महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में सर आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में आज क्या हो रहा है, रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर मराठा समाज जब रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन कर रहा है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसी वक्त इसी महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों को आगे कर उनके माध्यम से महाराष्ट्र में ओबीसी को आंदोलन करने के लिए चेतावनी दिया जाता है और ओबीसी समाज को रास्ते पे लाया जाता है। तो और लोगों का महाराष्ट्र में सभी लोगों का ऐसा समझ है, लोग ऐसे कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का ये जो आंदोलन चल रहा है वो शासन पुरस्कृत है। सर सुरेश चंद्र राजन जी, भुजबल साहब के रैली में, भुजबल साहब के ओबीसी के बहुत बड़ा रैली, जबरदस्त रैली हुआ था, उस रैली में कांग्रेस का भी रिप्रेजेंटेशन था। विजय विदेट्टीवार साहब वहां पर थे। विजय विदेट्टीवार में उसी मंच से ओबीसी के फाइट के लिए उन्होंने बोला कि ये करना, हर चीज करना, उन्होंने भाषण में दिए। विदेट्टीवार भी आज फिर स्टांस चेंज कर दिया, बोले कि भुजबल साहब के और हमारे जो मकसद है वो अलग अलग है, कांग्रेस पार्टी के मकसद अलग है, भुजबल साहब के मकसद अलग है। तो उन्होंने आगे जाकर फिर ये भी कहा कि अंबेडकर जी अगर इस्लाम एडॉप्ट कर लेता तो ये देश दो टुकड़ा हो जाता। तो ये विदेट्टीवार जी बार बार ये चेंज कर रहे, आपको नहीं लग रहा कि बार बार स्टैंस चेंज करते हैं? भुजबल साहब के साथ में भी थे रैली में, तारीफ भी किए, बाहर आके बोलते कि हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है, और अभी चार्ज भी ये कर रहे हैं कि ये सब, जैसे आपने कहा, बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है छगन भुजबल साहब को। और कुछ लोगों ने ऑपोजिशन के ये भी बोला कि भुजबल साहब को ब्लैकमेल किया है कि आप ये नहीं करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। तो कितना तक सच है सुरेश चंद्र जी? सर आप मुझे एक बताइए, आरक्षण के मुद्दों को लेकर आज राज्य में जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार को काम करना ये उनका नैतिकता है जी। लेकिन आज इसी सरकार के कई सारे मिनिस्टर मराठा आंदोलन को लेकर कई चेतावनीखोर विधान करते हैं, उससे समाज में झगड़े लग रहे हैं, महाराष्ट्र जल रहा है, कई लोक प्रतिनिधियों के घर जलाए जा रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए सरकार के कई मिनिस्टर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ना बल्कि सरकार को यह भूमिका लेनी चाहिए कि मराठा रिजर्वेशन के मुद्दों को लेकर अगर मराठा समाज पूरी ताकत के साथ रास्ते पे उतरा है तो मराठा समाज को अगर आप सचमुच टिकने वाला रिजर्वेशन देना चाहते हो तो उसके ऊपर इमीडिएट आपको काम करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, मराठा समाज को ओबीसी के कोटे से रिजर्वेशन देने का प्रक्रिया शुरू कर देते हो और आप बोलते हो कि आप ओबीसी समाज के सर्टिफिकेट ले लो। इससे क्या हो रहा है कि ओबीसी समाज का जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन से अगर आप देते हो तो वो ओबीसी समाज के ऊपर अन्याय होगा, और इसी डर के कारण ओबीसी समाज के नेता, कार्यकर्ता और पूरा ओबीसी समाज, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, समाज के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे इकट्ठा आकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। और जहां तक विजय वडेट्टीवार का सवाल है, विजय वडेट्टीवार जो हमारे नेता है वो ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमेशा जब जब ओबीसी समाज के अधिकारों की बात आती है, चाहे वो हाउस हो या रास्ते की लड़ाई हो, वो बहुत ही आक्रामक होके इस विषय के ऊपर वो अपनी भूमिका लेते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज है। अगर आप ओबीसी समाज के आंदोलन में विजय वडेट्टीवार की सहभागी होने से अगर किसी को आपत्ति है तो आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मराठा रिजर्वेशन का जब मुद्दा आता है तो मराठा समाज का आंदोलन होता है और सकल मराठा समाज की बात आती है तो उस वक्त उस व्यासपीठ के ऊपर उस मोर्चे में सभी राजकीय पार्टी के लोग इकट्ठा होके, सभी मराठा नेता इकट्ठा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, इकट्ठा आकर लड़ाई लड़ते हैं और उनके अधिकारों का आंदोलन करते हैं सर। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा उसका एक थोड़ा सा उसका उसी का एक आगे एक और छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ
इसमें आप अगर ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो मंत्रीगण हैं वो असल में ये सारी ओबीसी प्रोटेस्ट करा रहे हैं वगैरह वगैरह, इनसे फायदा क्या होगा? मतलब देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रोथ है अभी वो ज्यादातर ओबीसी वोट की वजह से हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें घाटा होता है। अगर आज ओबीसी का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए आपस में, अगर वो लड़ पड़े तो आपस में समाज अगर लड़ पड़े उसमें तो मतलब बीजेपी का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा सर। राजन साहब, बीजेपी जो है ओबीसी समाज के जो नेता है, छगन भुजबल जी हो, विजय वडेट्टीवार हो, पडळकर हो, बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता है ओबीसी समाज, उनका उनके एरियाज में प्रभाव है सर। ये सारा ओबीसी समाज उनके साथ है। अगर आप इस शिंदे फडणवीस पवार सरकार में से ओबीसी नेता या राष्ट्रवादी या शिंदे गुट को निकाल देंगे तो बीजेपी के साथ पूरा ओबीसी समाज नहीं है सर महाराष्ट्र में। अगर आप देश की राजनीति कहोगे उसका विश्लेषण अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र का पूरा ओबीसी समाज बीजेपी के साथ नहीं है सर। और उनको मालूम है मराठा रिजर्वेशन को मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आए थे और उन्होंने कहा था जैसे हम सत्ता में आते हैं तो हम मराठा समाज को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी मराठा समाज का रिजर्वेशन नहीं दे पाए। और आपको याद होगा, मैं इससे पहले भी 2-3 इंटरव्यू में यही बात आपको बताई है कि यही देवेंद्र फडणवीस है जिन्होंने कहा था कि मुझे सत्ता दे दो, मेरी सत्ता आने के बाद मैं मराठा समाज को 1 महीने के अंदर में रिजर्वेशन देता हूं और धनगर समाज को पहले कैबिनेट में रिजर्वेशन देता हूं जी। इस तरह के झूठे वादे, इस तरह की झूठी कमिटमेंट देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और लोगों को जो वादे किए थे वो वादे भूल जाती है, और फिर जब पूरा समाज, पूरा राज्य उनके खिलाफ जाता है तो इस तरह के अनवांटेड इश्यूज को सामने लाकर, वो पडळकर हो या चित्रा वाघ हो, दरेकर हो, प्रसाद लाड हो, ये बाहर के पार्टियों से जो उनके पार्टी में रेडीमेड लाए हुए नेता लोग हैं जो देवेंद्र फडणवीस के लिए काम करते हैं, उन नेताओं के माध्यम से इस तरह की इश्यूज क्रिएट करके समाज में असंतोष निर्माण करने का काम करते हैं। लेकिन इससे बीजेपी का फायदा क्या हुआ सर, वो तो समझाएं, मेरी समझ के बारे में। इसमें बीजेपी का फायदा ये है कि उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से ओबीसी को उनके नेता स्पॉन्सर करके इस तरह का आंदोलन खड़ा करने के कारण महाराष्ट्र का पूरा ओबीसी समाज उनके साथ आ जाएगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। उन्होंने ओबीसी समाज को रास्ते पे लाने का काम किया है, मराठा समाज के साथ झूठ कमिटमेंट की है, धनगर समाज को फंसाने का काम किया है, दलित समाज के साथ अलग अलग जो योजना है, जो स्कॉलरशिप स्कीम है, इन सारे स्कीम को बंद करने का काम किया। कोली समाज के साथ भी हुआ है, इन सभी समाज की सर, भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के साथ भी हुआ है, ऐसा सुप्रिया सुले जी बार बार बोलती हैं सर। मुसलमानों के साथ भी हुआ, और आपको मालूम होगा अभी एक जो बीजेपी के प्रवक्ता आपके साथ बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि स्कॉलरशिप में रेशियो बढ़ा है, लेकिन आपको मालूम होगा दिसंबर मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट में 1st से लेकर 8वीं कक्षा तक जो स्कॉलरशिप कई सालों से मिलती थी उस स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया था। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये अल्पसंख्यक समाज के हितों की बात करेंगे, दलितों के हितों की बात करेंगे, मराठा समाज के आरक्षण की बात करेंगे, धनगर समाज के आरक्षण की बात करेंगे, ओबीसी के अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन उनके पक्ष में या उनके हित में कोई काम नहीं करेंगे। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सर, उस वक्त ये इस तरह के मुद्दों को लेकर और ज्यादा सेंसिटिव बनाकर समाज में झगड़ा लगाने का काम कर सकते हैं सर। आप मुझे बताएं सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, इस राज्य के गृह मंत्री को जब बीड डिस्ट्रिक्ट में क्षीरसागर फैमिली हो या अन्य साळुंके के फैमिली हो, उनके घरों को जलाया गया और उसमें सारे एविडेंस इनके पास है, इन्होंने क्या वहां पे एक्शन लिया, ये महाराष्ट्र की पूरी जनता जानना चाहती है सर। सुरेश चंद्र जी, आज किसी ने आरटीआई निकाला था और जलना में जो लाठीचार्ज हुआ था जरांगे पाटिल जी के जो पूरे सभा चल रहा था उसमें देवेंद्र फडणवीस जी को क्लीन चिट मिला है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने लाठीचार्ज ऑर्डर नहीं किया था। जो मराठा वहां पर नौजवान युवक वुमन सब लोग एकत्रित हुए थे मनोज जरांगे पाटिल जी के सभा में, तो बीजेपी का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जी को आज के तारीख में क्लीन चिट मिला है और जितने भी नेताओं ने, जिसमें नाना पाटोले जी थे जिन्होंने आरोप लगाया था कि फडणवीस साहब ने लाठीचार्ज किया था, सुप्रिया सुले जी ने आरोप लगाया था कि
देवेंद्र फडणवीस ने लाठीचार्ज किया, बोले इन सबको इस्तीफा देना चाहिए, सबको इस्तीफा देना चाहिए। सुरेश चंद्र जी, क्या नाना पटोले जी, सुप्रिया सुले इस्तीफा देंगे? अरे सर, सवाल ही नहीं आता है, इस्तीफा देने का सवाल आता है तो सबसे पहले इस राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर, क्योंकि जिस तरह से आज महाराष्ट्र जल रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, एक समाज दूसरे समाज के साथ रास्ते पे उतर के मारामारी कर रहा है, घर जला रहा है, ये महाराष्ट्र में ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं है सर। हम ये सारी चीजें कई अदर राज्यों में देखते थे, वो आज चीज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। और आप देवेंद्र फडणवीस को क्लीन चिट देने की बात करते हैं, क्लीन चिट, ये सारी सिचुएशन निर्माण करने वाले लोग यही है, क्लीन चिट देने वाले लोग यही है। आपने देखा होगा और पूरा देश देख रहा है कि इनके सरकार में, हम विशेष करके महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इस गवर्नमेंट में शामिल राष्ट्रवादी हो, शिंदे गठ हो या उनके साथ अलायंस में जितनी पार्टी है, उनमें कई सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसे या अलग अलग इश्यूज को, खून के और स्मगलिंग, ऐसे कई सारे केसेस है। इन केसेस भारतीय जनता पार्टी ने ही ये सब जनता के सामने लाए थे, लेकिन इन सारे नेताओं को क्लीन चिट देके वो आज उनके सरकार में है और उनके खंधे को खंधा मिलाकर ये असंवैधानिक सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है उसको चलाने का काम कर रहे हैं। संजय राठौड़ उनके मिनिस्टर है सर, उन्होंने बलात्कार किया था, उनके सारे यही चित्रावाग, यही प्रसाद लाड, यही प्रवीण दरेकर रास्ते पे आकर संजय राठौड़ को अरेस्ट करने की बात करते थे, लेकिन आज वो संजय राठौड़ उनके सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है सर, उनके ऊपर ये बात नहीं करते हैं और बात करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को क्लीन चिट हुआ। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं सर, ये लोग खुद महाराष्ट्र जला रहे हैं और खुद अपने आप को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर अगर आप टिप्पणी दे सकें तो, अगर आप चाहें तो। आपने कहा वैसे इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आई एम रियली सॉरी, मैं सवाल भूल गया था उस वक्त, क्योंकि एकदम बात कहीं और चली। हमने वर्ल्ड कप से शुरू किया था सर। वर्ल्ड कप की जो सेरेमनी थी पहले, जो उसमें सारे विनिंग कैप्टन वगैरह वगैरह इन सब लोगों को इनवाइट किया गया सर, कपिल देव और MS धोनी को इनवाइट नहीं किया गया सर। क्या ये पूरा सवाल सुन रहे हैं? अभी जो स्पेकुलेशन आ रही है वो ये है कि क्योंकि कपिल देव जी ने, हमारे 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रोटेस्ट पर बैठी थी हमारी जो रेस्लर थी पहलवान जी, उनको सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई वहां पर जाकर के जो वो चाहती हैं एकदम कर लीजिए, शायद इसलिए कपिल देव साहब को नहीं बुलाया गया। क्या ऐसा कुछ है? आपने कुछ सुना है सर? राजन सर, मोदी सरकार की एक नीति है सर, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको दबाने का या उसको मेनस्ट्रीम से दूर करने का काम करते हैं। कपिल देव ने, कल मैं टीवी चैनल पे देख रहा था, कपिल देव ने खुद वहां पे टीवी में बात किया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा था कि जिस तरह से BCCI और ICC ने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे और महेंद्र सिंह धोनी को उस प्रोग्राम में बुलाएंगे, लेकिन मुझे बुलाया नहीं और आपके टीवी चैनल ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपके यहाँ आया जी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम के जो हीरो थे उनको सबको वहां पे इनवाइट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने और एक सेंटेंस कहा था कपिल देव जी ने, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई इन लोग के पास बहुत सारे काम होते हैं, शायद उस काम में वो मुझे और महेंद्र सिंह धोनी को इनवाइट करना भूल गए होंगे। अरे सर, इतनी बड़ी चपराक है ये नरेंद्र मोदी और ये सारे BCCI के लोगों को, ICC इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सर कपिल देव इससे ज्यादा खुल के बात नहीं करेंगे सर, लेकिन इसके ऊपर राजनीति हुई है सर, उसके ऊपर। यस सर, in my opinion that is terrible. For Kapil Dev not to be invited, MS Dhoni, the 2 World Cup winning captains, India's won the World Cup exactly twice. आप देखो कि पूरे फ्री पासेस इतने बटे हैं और टॉप के जो जहां बैठने की जगह पे सब फ्री में लोगों को बुला के, और 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम को अगर बुला लेते कौन सा, which heavens would have fallen down. I mean, that was the first World Cup that we won. Absolutely terrible. And प्रदीप जी जो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, सुरेश चंद्र राजन जी, सुनने वाली बात है। हमारे हर्ष गोइंका साहब, सीएट के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है ये,
उन्होंने कहा है कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं उनके सबके पास फ्री पासेस हैं। कहते जितने अमीर लोग हैं सबको फ्री पासेस मिले हैं, जो गरीब जनता है वो बेचारी टिकट खरीद रही है। जी बताएं। डबल रेट में सर आपने देखा होगा ट्विटर पे हम लोगों ने या सोशल मीडिया में देखा है, भारतीय जनता पार्टी के वहां के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, इन सारे लोगों को फ्री में पासेस मिले हैं सर जी। और आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी के आसपास में जो लोग बैठे हुए थे उसमें आशीष शेलार, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड कप के हर एक मैच में वहां पे बैठे हैं। अगर हम ये चलो वो पदाधिकारी है बीसीसीआई के, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर बीसीसीआई किसके वजह से है सर, आज देश में बीसीसीआई का नाम किसके वजह से है? अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं की वजह से नहीं है। हमारे खिलाड़ी उनके खेल के माध्यम से पूरे दुनिया में उन्होंने एक दबदबा बनाया है, एक बहुत बड़ा मार्केट बनाया है, जिसके कारण लोग उनका खेल देखने के लिए आते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बेटे को देखने नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह की सोच लेकर ये कपिल देव हो या हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। ये देश के लिए चिंताजनक है और मोदी जी का यही रवैया है सर। उनके खिलाफ जो जाता है वो देखते नहीं है कि उसका इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान है। उन्होंने एक बार डिसाइड किया इसको साइड लाइन करो तो इमीडिएट साइड लाइन हो जाता है सर। अरे वो जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे फाइनल मैच रखा था, कभी कभार उस स्टेडियम को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था। तो इससे आप सोच लीजिए सर कि ये आदमी, इसकी सोच किस तरह की है। लेकिन इतनी बड़ी मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक इंस्ट्रक्शंस वुड हैव कम फ्रॉम देयर। सर ये प्रधानमंत्री जी का काम थोड़ी है, ये तो किसी, मुझे ऐसे लगता है कोई जूनियर ब्यूरोक्रेट वगैरह होगा, उसने आके बोल दिया होगा। मोदी साहब को तो मालूम भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है मेरे नाम के तहत। ये भारत में आज के तारीख में जितनी सारी चीजें होती है ना, कंट्रोल बाय सुप्रीमो, इसके अलावा कोई होता नहीं सर। सर आपको मुद्दा मिल गया, बड़ा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी प्रदीप जी। नहीं, मुद्दा नहीं सर, देखो इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए सर। कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने सर भारतीय क्रिकेट की नींव रखी है सर। जब आपने देखा होगा 83 एक मूवी बनी है, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो जब भारतीय क्रिकेट टीम उस वक्त जीतती थी, उस वक्त वहां की जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो लकी विन फॉर इंडिया, ये मतलब उनको कभी उन्होंने उनका जीत का ना उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया जब तक वो वर्ल्ड कप का ट्रॉफी नहीं उठाते थे उस वक्त। तो इसका मतलब क्या है कि उस जमाने में जब क्रिकेट में भारत का कोई स्थान नहीं था, उस वक्त कपिल देव और उनकी पूरी टीम ने वेस्ट इंडीज जैसे एक शक्तिशाली टीम को हराकर वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था। और ऐसा इतना बड़ा योगदान देने वाले इन खिलाड़ियों के साथ अगर यहाँ की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो या इसके यहाँ की सरकार इस तरह की सोच लेके चलती है तो ये खेल के लिए हानिकारक है सर। सर पूरे देश के लिए, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्टेटमेंट देनी चाहिए एंड ही शुड टेक एक्शन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और द स्पोर्ट्स मिनिस्टर शुड टेक एक्शन कि आपने इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। I personally think that. प्रदीप जी। Of course, ये टॉपिक से आगे बढ़कर ये राहुल गांधी जी का जो नारा है कि मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी, एकदम जबरदस्त तरीके से लोगों में एक हलचल मच गया था कि ये जो बोल रहे सही बोल रहे, मित्रकाल हो, बेरोजगारी हो, जुमले। तो बट मोदी साहब ने हाल ही में बोला कि एमएसएमई को जितना मैंने मजबूत किया है कभी मजबूत नहीं था, आज मैंने एमएसएमई को इतना मजबूत कर दिया कि मैंने 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, जनरेट कर दिया है। उसमें 3.5 करोड़ लेडीज वुमन के लिए क्रिएट किया है, नरेंद्र मोदी साहब का कहना है। और उस बार राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ वादा था, 2 करोड़ वादा था। ये कहां तक आप मैच करोगे कि मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमने किया है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मित्रकाल, बेरोजगारी, जुमले। कैसे देखते हो सुरेश चंद्र जी? प्रदीप जी, हमें एक बात यहाँ पे ध्यान में लेनी चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रतिनिधि, मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने इतने रोजगार निर्माण किए, ये हम लोगों ने मजबूत किया, वो हमने मजबूत किया। ये
हाल ही में इन 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन इलेक्शन के कुछ दिन पहले प्रचार रैलियों में इस तरह की बातें कर रही है और वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, महिला रिजर्वेशन का उन्होंने बिल पास किया सर, और इलेक्शन के पहले किया, और आज वो कैंपेनिंग में उसके ऊपर जोर लगाकर वहां पे जोर जोर से छाती सीना ठोक के बताते हैं कि हम महिलाओं को इतना 33% रिजर्वेशन देने का बिल पास किया है। लेकिन बिल पास होने से वो आज के तारीख में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा है, उसके लिए अगले कई सालों तक उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक जुमला है। उसी तरह मोदी जी आज बोल रहे हैं कि हम इतने करोड़ रोजगार निर्माण किए, लेकिन सत्ता में आने के पहले हम लोग बार बार यही कहते हैं कि यही मोदी सरकार जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने सत्ता में आने के पहले इस देश के युवाओं को साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी सर। जी, लेकिन अमित शाह जी ये बोलते हैं सर, अमित शाह जी का ये कहना है कि कांग्रेस ने जितने भी वादे किए थे कर्नाटक में, जन कल्याण योजना आपकी जितनी भी थी, आप हर जगह पर फेल हो गए। ना आप गैस सिलेंडर उस प्राइस पर दे पाए, ना आपने ट्रांसपोर्ट के पैसे दिए, ना आपने वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया, और महिलाओं के लिए जो ट्रांसपोर्ट किया, और 200 यूनिट बिजली के भी नहीं दिए। ऐसा अमित शाह साहब का कहना है कर्नाटक में। अमित शाह ने तो कलावती की बात की थी सर, कलावती को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने जो किया है वो, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, या जहाँ पे हमारी सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस ने जो कमिट किया था, जो गारंटी दी थी, उसको हम उनमें से कुछ इम्प्लीमेंट किया है, कुछ अभी चल रहा है। तो अमित शाह जी को इस तरह के जो झूठों के सरदार है, जिन्होंने देश में झूठ बोल के सत्ता में आने का काम किया है, उनको कांग्रेस को उनके राज्यों में क्या किया। अगर आप समझो कांग्रेस ने कर्नाटक में कुछ नहीं किया था, तो कांग्रेस की जनता ने इनको सत्ता से बाहर क्यों किया? क्योंकि इन्होंने वहां पे भ्रष्टाचार किया था, इन्होंने एक दूसरे को, आपको 40% का कमीशन लेकर, वो तो बात हो गई ना पूरी सर, वो तो बात अब अलहदा हो गई ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो स्कीम्स आपने अनाउंस करी थी, जिनकी घोषणा की गई थी, क्या वो लागू हो गई हैं या प्रोसेस चालू है लागू होने का? उसमें से कुछ योजनाएं हमने जो कमिट किया था वो इम्प्लीमेंट हो गया है सर, कुछ वहां पे प्रोसेस में है। और हम लोगों ने यहाँ पे भी, ये सारे राज्यों में, अलग अलग लोगों की जो जरूरत है या लोगों की जो डिमांड है, उसके हिसाब से वहां पे भी हम लोगों ने कुछ गारंटीज वहां पे कमिट की है। जैसे हम सत्ता में आते हैं तो हम सारी गारंटी वहां पे लागू करेंगे सर। सुरेश चंद्र राजन जी, नाना पटोले जी ने आरोप लगाया है, बोले कि यूथ अनएम्प्लॉयड है महाराष्ट्र में, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है महाराष्ट्र में। आगे जाके उन्होंने कहा कि जिला परिषद स्कूल्स आपने बंद कर दिया, जिला परिषद स्कूल्स आपने बंद कर दिया, सरकार पे चार्ज लगा दिया नाना पटोले साहब ने कि आप ये क्या कर रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जो बच्चे हैं, बच्चे सीखेंगे कहां, बच्चे पढ़ेंगे कहां? जिला परिषद स्कूल्स आप कैसे बंद कर सकते हो? तो ये कितना सच्चाई है इसमें सुरेश चंद्र राजन साहब? सर देखो, महाराष्ट्र में ना कई सारे मुद्दे हैं। नाना पटोले का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आप ये सारी मुद्दे बोल रहे हैं, ये फैक्ट है सर। इन्होंने कई सारे जिला परिषद के स्कूल में वहाँ पे एक सर्कुलर निकालकर वहाँ पे ये जिला परिषद का स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू है। और ये सारी जो स्कूल की लैंड है, स्कूल है, ये इनके जो मित्रों को देने का काम कर रहे हैं सर। और इसको लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस की भूमिका है कि इस तरह की ये सोच लेकर काम करोगे तो ये नहीं होने देंगे, और यहाँ की जनता भी इनको माफ नहीं करेगी सर। आपने देखा होगा कि जो इसका मुद्दा है कंत्राटी कामगारों का, उनको भी इन्होंने ठेका दे के रखा था बीजेपी के संबंधी जो 4-5 एजेंसीज है, और उनके माध्यम से ये सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम कर रहे थे। जब पूरा समाज, पूरा राज्य उनके खिलाफ चला गया, तभी जाके इनको जीआर निकाल के वो सर्कुलर, वो जीआर को रद्द करना पड़ा सर। तो आज के तारीख में लेकिन महाराष्ट्र की जनता के मुद्दों के ऊपर कौन बात कर रहा है सर? उसके ऊपर कौन काम कर रहा है? ये सरकार को उतना समय नहीं है। सरकार तो मोदी जी और उनके आसपास के लोगों का उदव उदव, जैसे मराठी में हमारे यहाँ कहते हैं कि उदव उदव करने में
लगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा कल भी ये प्रवीण दरेकर को आपने देखा होगा सर, एक फटाके के साथ एबीपी माझा की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने कहा कि आप कौन सा बॉम्ब ले रहे हैं, तो उन्होंने रैकेट लिया और रैकेट को लेके बोलते हैं कि रैकेट ये जो सोच है या इनकी जो संकल्पना है ये हमारे मोदी साहब की है। और मोदी जी को अगर मैं विज्ञान का जनक, मतलब सर समझ रहे हो आप, विज्ञान मतलब साइंस का फाउंडर बताने का भी हद कर दी इन्होंने तो। जी, लेकिन सर आपने पूरा जवाब नहीं दिया अभी तक कि कौन सी स्कीम कर्नाटक में इंप्लीमेंट हो चुकी है और कौन सी होने वाली है। क्योंकि आपकी जो फ्री ट्रैवल फॉर विमेन स्कीम जो थी वो तो बेंगलोर शहर में ही फेल हो गई। जितने भी टैक्सी वाले थे, जितने भी ऑटो वाले यूनियन थे, वो सब स्ट्राइक पर चले गए, उसको वापस लेना पड़ा सर। सुरेश चंद्र राजन जी। सर देखो, ये सारी योजना जो है ना, ये हम लोगों ने लोगों के लिए शुरू किए हैं जी। अगर लोग नहीं चाहते हैं तो सरकार वो आपके ऊपर ना जबरदस्ती नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में देखोगे तो ये सारी योजना, गैस सिलेंडर हो, 200 यूनिट बिजली की जो योजना हो, ऑलरेडी वहां पे इंप्लीमेंट हो चुकी है सर। तो मतलब आप अर्बन एरियाज में देखोगे जरा आम आदमी पार्टी की मदद ले सकते हैं सर, क्योंकि उन्होंने पंजाब में और दिल्ली में बहुत सफलतापूर्ण तरीके से इन दोनों तीनों स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया है और वहां पर कोई ऑटो वाला स्ट्राइक पर नहीं गया, टैक्सी वाले कोई स्ट्राइक पर नहीं गए। वैसे आप तो आपके पार्टनर हैं सर, वो इंडिया अलायंस में हैं, आप तो उनकी मदद ले सकते हैं। जी सर, जी सर। और कांग्रेस सर ना कभी भी ना एक अच्छे कामों के लिए किसी से सलाह लेने में या उसको कोई आपत्ति नहीं है। हम सब मिल के साथ पूरा इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं उन्होंने जो अच्छे काम किए उसका एक खिचड़ी बना के जो बेस्ट चीज है वो देश के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं सर। जी प्रदीप जी। यस, तो ये नाना पटोले साहब के जो लगातार जो आरोप कर रहे हैं, नॉट ओनली दैट, नाना पटोले साहब ने पहले यही कहा था कि ये जो पूरे चीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, छगन भुजबल साहब के रैलीज है, जरंगे पाटिल जी के जो जिस प्रकार से सभाएं सब जगह, पूरे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में जरंगे पाटिल, मनोज जरंगे पाटिल जी जिस प्रकार से और मराठा यूथ जिस प्रकार से जुड़ रहे, ये चिंता का विषय है। नाना पटोले जी ने बार बार इसको हाईलाइट कर दिया। अब आपका ये कहना कि ये एकनाथ शिंदे जी का हाथ है इसमें, फिर भुजबल जी जो किस प्रकार से, तो ये कहां जाके खत्म होने वाला सुरेश चंद्र राजन साहब, ये कहां दिखते हैं आपको? ये मुद्दा जैसे आप बीच में चर्चा कर रहे थे कि दोनों को बेनिफिट होने वाला है, बीजेपी को बेनिफिट ये होगा कि मराठा आरक्षण होगा तो बीजेपी बेनिफिट है, और भुजबल साहब को जिस प्रकार से पुशअप कर रहे हैं ओबीसी का भी कुछ काम हो जाएगा तो बीजेपी, तो आपने कहा किस प्रकार से दोनों जगह बीजेपी का फायदा है सुरेश चंद्र राजन जी? नहीं सर, नाना पटोले साहब जो आरोप कर रहे हैं वो आरोप में सच्चाई है सर। क्योंकि आज आप मुझे बताइए, इस सरकार के प्रतिनिधि है ये सारे, छगन भुजबल हो या उनके साथ और भी ओबीसी समाज के नेता लोग हैं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हो, अगर सरकार चाहती है तो इन लोगों को इन सारे मुद्दों पे चुप कर सकती है। लेकिन वो जानबूझकर इन सारे नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करने से वो कभी भी उनको मना नहीं करते हैं, उनको चुप करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो ऐसे एक भूमिका लेते हैं कि इन सारे चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको स्टेट की सरकार हो, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होने के कारण आपकी एक नैतिकता होती है कि अगर सरकार में हमारे साथ काम करने वाले कोई मिनिस्टर इस तरह की भूमिका लेते हैं तो उनको चुप कराओ और उनको बोलो कि भाई आप सरकार हो, आप लोगों के साथ उनके जरूरत के हिसाब से उनके साथ बात करो और वो जो को कौन चुप करा सकता है, सुलझाने का काम करो। अरे भुजबल साहब को कौन चुप करा सकता है सर? क्या बात कर रहे हैं? सर भुजबल साहब को क्यों नहीं चुप किया जा सकता है? सरकार है, सरकार के मंत्री है भुजबल साहब। अब तो चुनावी प्रक्रिया जारी है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, चुनाव अभी क्या है, 5 राज्यों के इलेक्शन हो या महाराष्ट्र के भी अभी नजदीक आए हैं चुनाव सर, और उस चुनाव के पहले सर फिलहाल जो 5 राज्यों की जो चुनाव है वो 3 दिसंबर को सबको मालूम पड़ जाएगा कि परिणाम क्या होंगे। तो तब देखते हैं कि जो कांग्रेस के जो जितने भी वादे हैं कहाँ तक पूरे बैठे, कहाँ तक लोगों ने उनको सराहा है
तो रिपोर्ट तो अच्छी आ रही है आपके लिए, ग्राउंड से तो रिपोर्ट अच्छी आ रही है फिलहाल। 5 के 5, क्या बात है। पंजाब, कांग्रेस का पंजाब। मगर सुरेश चंद्र ग्राम पंचायत पोल्स तो इस तरफ चले गए, लंबा हो जाएगा। आई थिंक वी गॉट द नेक्स्ट गेस्ट। नहीं, राजू जी, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। करेक्ट, देयर इज नो एबी फॉर्म, कोई सिंबल पे नहीं लगता है, ऐसी बात। उस पे बात हो चुकी है पहले भी। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू, वंदे मातरम।